वेलकम बैक स्टूडेंट। इस बार हमें काफ़ी दिन हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर होने में अभी डाउट है कि सेकेंड सेम और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। हम अगला टॉपिक जो देख रहे हैं वो है संघनित्र या कंडेंसर। ये हमारी 45th स्लाइड है। अब कंडेंसर को समझने से पहले हमें एक नेचुरल क्रिया जिसका सभी को इंतज़ार होता है जो है बारिश या रेन। तो बारिश होती कैसी है, हम सभी जानते हैं कि कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया जब क्लाउड्स में या बादल में होती है तब जलवाष्प की छोटी छोटी कणें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं और वो नीचे गिरती हैं। ये सारी बूंदें आपस में मिलने का जो कारण होता है वो होता है ए स्लाइट डिप इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है तब उनके आसपास जो एयर होती है वो कम जगह घेरने लगती है, जल की बूंदें पास पास आ जाती हैं और वो मिल जाती हैं, ठीक है, और बड़ी बूंद बना लेती है और वो नीचे गिरती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सिंपल एग्जांपल अभी देख सकते हैं। आपके घर में फ्रिज होगा, एक गिलास पानी लीजिए ठंडी बोतल का और थोड़ी देर रखने पर उसमें चारों ओर स्टील की गिलास में चारों ओर पानी की बूंदें जमती हुई दिखने लगती हैं। इवन प्लास्टिक बोतल में भी चारों ओर पानी की बूंदें कंडेंस होने लगती हैं उसकी सतह के ऊपर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। साथ ही साथ जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर यदि कोई ढक्कन रख दिया जाए तो वहाँ पर भी ऊपर ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें इकट्ठी होने लगती हैं। तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स थे। अब एक्चुअल में कंडेंसर एक डिवाइस है जिसे हम हीट एक्सचेंजर डिवाइस कहते हैं और इसका उपयोग हमारे स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन दोनों में ही होता है। इसका उपयोग करने से इनकी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ पानी का हम रिसाइकल कर पाते हैं। अब देखते हैं हीट एक्सचेंजर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पैरेलल फ्लो या समानांतर प्रवाही हीट एक्सचेंजर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है पैरेलल फ्लो समानांतर प्रवाही हीट एक्सचेंजर। इसमें दोनों जो फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से फ्लूइड, हीट एक्सचेंज करने के लिए तापांतर ज़रूरी है और तापमान का अंतर होगा तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से ठंडी होगी और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से गर्म होगी, मतलब तापमान में अंतर होगा। तो पैरेलल फ्लो में दोनों वस्तुएं जिनमें ताप में अंतर होता है उन्हें पैरेलल एक ही दिशा में बहाया जाता है। दूसरी है काउंटर फ्लो। तो प्रति प्रवाही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड को बहाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रति प्रवाही। ये था समानांतर प्रवाही। हॉट फ्लूइड की दिशा भी कोल्ड फ्लूइड की जैसी, और समानांतर प्रवाही इसमें एक राइट टू लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा काउंटर फ्लो, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल है। अगला है क्रॉस फ्लो। अब क्रॉस फ्लो में क्या होता है, हम यदि कोल्ड फ्लूइड को यूँ गुजार रहे हैं और हॉट फ्लूइड को यूँ गुजार रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस फ्लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन फ्लो के अकॉर्डिंगली हीट एक्सचेंजर के टाइप हो गए। अब चौथा जो होता है वो होता है कंडेंसर या इवेपोरेटर, संघनित्र या वाष्पित्र। हमें पढ़ना है संघनित्र। वाष्पित्र जो डिवाइस होता है वो जो रेफ्रिजरेटर होता है या रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पर काम आता है। उसे टेम्परेचर को कम बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है ना। जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र सेक्शन होता है या अंदर का जो ठंडा सेक्शन होता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें रखते हैं, फ्रिज के ऊपर रखने से चीज़ ठंडी नहीं रहती, उसके अंदर ही रखना पड़ता है। तो वो सिस्टम का जो अंदर का कंट्रोल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो क्या होती हैं, अपने टेम्परेचर को कम बनाए रखती हैं रेफ्रिजरेटर के द्वारा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका वाष्पित्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ है संघनित्र। तो भाप संघनित्र या स्टीम कंडेंसर की हम मेनली यहाँ पर बात करेंगे। एक बंद पात्र होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया रेफ्रिजरेटर में वाष्पित्र भी पूरी तरह से बंद होता है, यदि फ्रिज का जो डोर है वो ओपन रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही भाप संघनित्र या स्टीम कंडेंसर का
को भी हमें बंद रखना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? संघनित्र में दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ठीक है। यदि पात्र को ओपन कर देंगे तो वहाँ से उसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमें बनाकर रखना है, लिटिल वैक्यूम हमें वहाँ पर बनाना है। इसमें पानी की बौछार से भाप को द्रवित किया जाता है। हम सभी जानते हैं पानी को जब बौछार की जाती है या स्प्रे किया जाता है तो उसकी वो बूंद बूंद में बदल जाता है, और जब इसका एटमाइजेशन होता है या बूंद बूंद अलग हो जाती हैं, छोटी छोटी पार्टिकल्स में बट जाती हैं, तो उसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कम टेम्परेचर है वही क्या करता है, जो भाप है उसके पार्टिकल्स के टेम्परेचर को कम करता है और उसे कंडेंस करता है, ठीक है। तो पानी की बौछार करने से क्या होता है, जो स्टीम होती है वो ठंडी होकर किस में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। अब भाप संघनित्र का उपयोग भाप इंजन एवं भाप टरबाइन से निर्गम भाप को संघनित करने में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग क्या है, ताकि हम भाप संघनित्र का उपयोग हम करें ताकि जो आउटलेट या एग्जिट फ्लूइड है, कहाँ से, भाप इंजन से या भाप टरबाइन से, उसको वापस से पानी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे उसे दोबारा बॉयलर में नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि भाप को बॉयलर में पहुंचाना मतलब आसान तो नहीं है, साथ ही यदि उसे पहुंचा भी दें तो हम जानते हैं कि भाप का जो आयतन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत देर तक हमें पंप को चलाना पड़ेगा तब हम भाप को पंप कर पाएंगे। इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि हम पानी को पंप करें। तो पानी को पंप करने के लिए पहले भाप को पानी में बदलना पड़ेगा, है ना, तभी हम रिसर्कुलेट कर पाएंगे उस पानी को या उस वाटर को जो अभी वहाँ से स्टीम के सिलेंडर से बाहर आया है या स्टीम टरबाइन में एक्सपांड करके बाहर आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे दोबारा रिसाइकिल करने के लिए हमें कंडेंसेट करना पड़ता है भाप को, ताकि वो फिर से पानी में बदल जाए। और इन केस ऑफ बॉयलर जो कंडेंस्ड स्टीम होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो जो फीड वाटर के रूप में जो हमारी कंडेंस्ड स्टीम जाएगी उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहेगा, तो इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। संघनित्र में, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, संघनित्र में दाब कम बनाए रखने के लिए चूषक पंप द्वारा वायु और अघुलनशील गैसों को संघनित्र से निरंतर बाहर निकाला जाता है। मतलब एक तरह से फिल्टर का काम भी करता है ना। कम दाब बनाए रखने के लिए वायु चूषक पंप को हम लगाते हैं टॉप पर, ठीक है, जो कि उसमें से हवा को निकाल देता है। जैसे कि सभी के घर में, किचन में एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जो भी गर्म हवा रहती है या जो सब्जी वगैरह बनती है उसकी धौंस होती है उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है। वैसे ये जो वायु चूषक पंप होता है ये संघनित्र के टॉप पर लगा होता है और उसे बाहर निकालता है। यहाँ दिख रहा है आपको वैक्यूम पंप, ये संघनित्र के टॉप पर लगा हुआ है। इसके दाब को कम रखेगा और जो भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं, है ना, जो हमें नहीं चाहिए, है ना, तो उन्हें बाहर निकाल देता है। अब वैक्यूम बनाने से भाप इंजन या भाप टरबाइन का पश्च दाब, बैक प्रेशर कम हो जाता है। अब बैक प्रेशर क्या होता है, मतलब वो जगह जहाँ से वो स्टीम एग्जिट होने वाली है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने से हमें दिक्कत होगी, इसलिए उसको कम रखना पड़ता है। कंडेंसर में यदि एग्जिट करेंगे तो उससे वो और कम रहेगा, जिससे भाप का प्रसार अधिक कम दाब तक होने के कारण अधिक कार्य प्राप्त होता है। मतलब हमें हाई प्रेशर स्टीम को एक्सपांड करना है तब हमें कार्य मिलेगा, उसको जितना ज़्यादा एक्सपांड करेंगे उतना ज़्यादा कार्य मिलेगा। तो मान लीजिए हमारा प्रेशर इतना है, ठीक है, उसको एक्सपांड करते करते उसको कम होते जा रहा है प्रेशर। यदि हम यहाँ तक कर पाते हैं तो हमें केवल इतना वर्क मिलेगा, लेकिन यदि उसको हम लोअर प्रेशर तक एक्सपांड कर लेंगे तो इतना वर्क हमें और मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका मैक्सिमम प्रेशर है और ये आपका ब्रेक प्रेशर है, ठीक है। तो बैक प्रेशर या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ तक रहेगा, और कंडेंसेशन डिवाइस लगाने के बाद ये कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पर। तो इतने वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा, और आप जानते हैं उतने ही हीट इनपुट, यानी बॉयलर में जो हीट इनपुट की है उतने में ही यदि हम इतना वर्क एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा, साइकिल की इफ़िशियंसी को।
संघनित्र के प्रयोग से भाप के द्रवित रूप अर्थात शुद्ध एवं गर्म जल को पुनः बॉयलर में पंप कर दिया जाता है। आप जानते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसे उबालते हैं, भाप में परिवर्तित करते हैं और फिर कंडेंस करके एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कोई शुद्ध करने का तरीका नहीं है पानी को। ठीक है, तो जब ऑलरेडी आपका वाटर जो है वो बॉयलर से होकर, स्टीम टरबाइन से होकर ऑलरेडी इतना प्योर हो चुका है, तो हम उसे वेस्ट क्यों करें, हम उसे रिसाइकल करेंगे। उसको रिसाइकल करने के लिए कंडेंसर की ज़रूरत है, और कंडेंसर में हमने क्या किया है, उसे वापस भाप से जल में, शुद्ध एवं गर्म जल में परिवर्तित कर लिया है। तो बस इसे बॉयलर में पुनः पंप करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी साइकिल चलते रहती है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसर कि कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है जेट कंडेंसर। जेट कंडेंसर 3 प्रकार के होते हैं, लो लेवल कंडेंसर, हाई लेवल कंडेंसर और इजेक्टर जेट टाइप कंडेंसर। तो जेट क्या होता है, आपने सभी ने देखा होगा, जेट स्की होती है। जेट स्की मतलब वो एक प्रकार की मोटरसाइकिल होती है जो पानी के ऊपर चलती है ना। उसमें किससे चलाते हैं, उसमें इंजन होता है, इंजन से जेट बनता है, उस जेट के प्रेशर से जो जेट स्की होती है वो आगे बढ़ती है ना। इसे आप मूवीज़ में भी देख चुके होंगे, जैसे कि काफ़ी सारी मूवी उसमें दिखाते हैं, है ना। पार्टनर मूवी में जो सलमान खान और गोविंदा जिस पर चलते हैं वो मूवी में जेट स्की दिखाई गई है, और भी मूवीज़ में जेट स्की दिखाई जाती है। मतलब एक सिंगल पर्सन या 2 पर्सन के लिए जो बोट होती है जिसके ऊपर बैठा जाता है, ठीक है, और जो इंजन से चलती है वो जेट स्की होती है। तो अब जेट क्या होता है, जेट मतलब जैसे हम पानी को प्रेशर से बाहर निकालते हैं, नोज़ल से निकलता है, तो उसे भी जेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जेट वाले जो कंडेंसर होते हैं जिसमें कि हम पानी को नोज़ल से गुजार कर उसकी बौछार करेंगे। ठीक है, तो नोज़ल से गुजार कर बौछार करने वाले टाइप के कंडेंसर, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये कोल्ड वाटर रेन हो रहा है और यहाँ पर क्या लगे हैं, नोज़ल लगे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके नोज़ल हैं, ठीक है, ये नोज़ल, ठीक है, ये नोज़ल, इससे वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जेट बन रहे हैं। जेट से पानी की जो एटमाइज्ड है वो कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है, किससे, एग्जॉस्ट स्टीम से। तो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ पर सर्कुलेट होगी और फिर ये पानी के ठंडे बूंदों से मिलेगी और ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी और नीचे से निकाल ली जाएगी। अब देखिए ये कंडेंसर, इस कंडेंसर में हमने ऊपर वैक्यूम पंप लगाया है, तो अंदर प्रेशर बहुत ही कम हो गया, वैक्यूम प्रेशर आ गया। ठीक है, इसमें हमने कोल्ड वाटर को पहुंचाया, ठीक है, और इधर से एग्जॉस्ट स्टीम को पहुंचाया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो यहाँ अंदर जा रही हैं वो ऊपर जाने लगे। लेकिन क्या होता है, कोल्ड वाटर एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करती है और वाटर इसके तले में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तल में एकत्रित हो जाता है, लेकिन ये ऊपर अभी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम इसको खींच रहे हैं, है ना। जैसे सबमर्सिबल पंप पानी नीचे से ऊपर को और खींचता है, तो जेट पंप खींचता है, तो इस प्रकार से ये पानी जो है ये यहाँ से नीचे निकलने के बजाय हो सकता है ऊपर जाने लगे, इसका लेवल बढ़ने लगे, एग्जॉस्ट स्टीम आना बंद हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, हमें यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ता है जो कि इसे यहाँ से जो वाटर का लेवल है उस, मान लीजिए इस लेवल तक पानी को खाली करने के काम आता है। जैसे ही इस लेवल तक पानी आएगा तो ये पंप अपना ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, ये एग्जॉस्ट स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और ये पंप चलता जाता है और हॉट वेल में पानी आता जाता है। ये हॉट वेल में पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, ये हॉट वेल में जो पानी है ये धीरे धीरे वाष्पित होकर ठंडा होते जाता है और फिर इसे बॉयलर में बैक अपन फीड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंडेंसर है जेट वाला। ठीक है, उसके बाद होते हैं सरफेस कंडेंसर। तो सरफेस कंडेंसर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर ट्यूब टाइप होते हैं और एक इवेपोरेटेड टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे इसके डायग्राम में। अब है वैक्यूम पंप, इसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला है वैक्यूम पंप, ये देख लिया हमने, पहला वैक्यूम पंप। दूसरा हो गया कोल्ड वाटर, या हम इसको कोल्ड वाटर को कंपोनेंट नहीं कहेंगे, कोल्ड वाटर स्प्रे सिस्टम। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कोल्ड वाटर स्प्रे सिस्टम। ठीक है, तो कोल्ड वाटर का स्प्रे करना है हमें। इसके बाद तीसरी चीज़ है कंडेंसर शेल। अब ये जो भी पात्र है, बंद पात्र है, उसको ही हम क्या कहेंगे, कंडेंसर शेल कहेंगे। चौथा है एक्सट्रैक्शन पंप। ये है हमारा एक्सट्रैक्शन पंप जो
द्रवित या कंडेंस्ड वाटर को बाहर निकालेगा हॉट वेल में। इसके बाद है नॉन रिटर्न वाल्व्स। अब जितनी भी ओपनिंग है उन सभी जगह पर हमें नॉन रिटर्न वाल्व्स लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पर वैक्यूम पंप में लगाया, यहाँ पर लगाया, ठीक है। और इसमें भी हम चाहें तो पंप में भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेशर से आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी नॉन रिटर्न वाल्व्स हो जाएंगे। और होता है कूलिंग वाटर पॉन्ड। अब ये हॉट वेल का जो पानी है, यदि हमें इसे ठंडा करना है इन केस ऑफ कूलिंग सिस्टम के लिए, तो हम इसे क्या करते हैं, हॉट वेल से निकाल कर उसे पॉन्ड में या जो आसपास तालाब होता है, बड़ा रिजर्वायर होता है वाटर का, वहाँ पहुँचा देते हैं। वहाँ पर वो ठंडा हो जाता है और फिर दूसरा पानी, ठंडा वाला पानी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंडेंसर क्या होता है, ये किस विधि से कार्य करता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप कोशिश कीजिएगा इसे एक दो बार बनाकर देख लें। ये जेट टाइप कंडेंसर है और लो लेवल कंडेंसर है। इसमें एक हाई लेवल कंडेंसर होता है, उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है 10.3 मीटर हाइट। 10.3 मीटर हाइट जो होती है उसको कहते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। इस हाइट को यदि ये जो दूरी है इसको हम यदि बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का जो हमें पंप लगाना पड़ रहा है वो पानी का पंप नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक आदर्श वैक्यूम के लिए इतने हाइट के वाटर की ज़रूरत होती है एक उल्टी यूट्यूब में, यानी जैसा कि हम जानते हैं हम सब पढ़ रहे हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब पहले सबसे पहले फिज़िक्स में ही यूज़ होता था। इसको कहते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, आप सभी ने सुना होगा यूट्यूब मैनोमीटर इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये यू साइड की ट्यूब होती है और इसमें मीटर भरा होता है, उसमें एक साइड से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी पाइपलाइन में और उसके बाद इसके लेवल में चेंज आता है, उसको पढ़कर हम प्रेशर को नाप सकते हैं। तो ये होता है यूट्यूब, है ना। और इसी प्रकार से यदि वैक्यूम होता है तो वैक्यूम में यदि हम मान लीजिए हम कभी कभी पात्र में क्या करते हैं, ये हमारी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसमें हम ग्लास को डुबोते हैं, ग्लास को डुबोकर हम सीधा निकालने के बजाय ऐसा करके ऊपर की ओर खींचते हैं, है ना। तो पानी क्या होता है, इसमें जो भरा हुआ रहता है और इधर बॉटल में भी पानी, बाल्टी में भी पानी भरा है, तो इसमें पानी भरा कर ऊपर आ जाता है। अब मान लीजिए हमारी ये जो ग्लास है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 यदि इसमें पानी जो है कहाँ तक चढ़ पाएगा, इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो पाएगी, 10.3 मीटर। इसके बाद इसमें खाली जगह छूटने लगेगी और यहाँ पर क्या होगा, एक आदर्श वैक्यूम, ठीक है। तो ये आदर्श वैक्यूम जब रहता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें पंप लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है और पानी भी बाहर आते रहता है निरंतर, और ये हमारा काम बिना पंप के चलते रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।